ईएमबी कार्ड है, याद करना है तो याद कर लो। हमारे जितने कार्ड्स होते हैं ये मैग्नेटिक स्ट्राइप्स के कार्ड होते हैं और आजकल इनमें नई डेवलपमेंट हुई है, माइक्रो चिप्स लगाया जाने लगा है। ये जो माइक्रो चिप वाले कार्ड होते हैं ये इनका एडवांटेज है और जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की वजह से। जो आजकल एटीएम में अगर आप लोग ध्यान से भी देख, अगर आपके कार्ड या एटीएम कार्ड होगा तो नए एटीएम कार्ड्स में माइक्रो चिप आता है नए तरीके। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना हम इसे बाद में दो, ये एक लाइवलीहुड स्कीम ऐसी है जो स्किल डेवलपमेंट, जितनी रोजगार से संबंधित योजनाएं होती हैं वो दो हिस्सों में बांटी जाती हैं। एक होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और एक है स्किल डेवलपमेंट। तो एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम, एक भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह से ट्रेन को भी इस तरह से है कि वो खुद का रोजगार शुरू या दूसरी भावना ये, हम उसे ऐसी ट्रेनिंग दे किसी योग्य रोजगार पर काम कर सके। तो जो दीनदयाल उपाध्याय ये ऐसी अर्बन पुअर के लिए शहरी गरीबों स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, स्वरोजगार की गरीबों की ग्रामीण कौशल स्कीम। स्मॉल सेविंग फंड, स्मॉल सेविंग फंड के अंदर पैसा है पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र। स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने अभी कुछ देर पहले, ये क्या होते हैं हमने कल पर क्या होते हैं स्मॉल फाइनेंस, अलग अलग तरीके के, कोई नाम बता पाएंगे? और माइक्रो बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस कोऑपरेटिव बैंक, कर से बताओ। नॉन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, देखो माइक्रो स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक, हाँ जी, फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई प्लान से बता स्कीम बता सकता है दोबारा? यस सर, हाँ बताओ। पब्लिक सेक्टर बैंक। नहीं वो किस में होते हैं? सर मैं बताती हूँ, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंटल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनते सर जाइए। हाँ कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन में सेक्टर। तीन अलग बैंक, नहीं सर अभी एक बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक आपने बताया। इसके अलावा जो अलग कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक भी, डेवलपमेंटल बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक था, हमने डेवलपमेंट याद किया। यस सर वो डेवलपमेंट बैंक्स में आएंगे। लैंड डेवलपमेंट चल कुछ पर्पस, मर्चेंट बैंक था, मर्चेंट बैंक, हाउसिंग बैंक, हाउसिंग के लिए कौन कौन से बैंक्स हैं? फाइनेंस बैंक, जैसे हाउसिंग हाउसिंग बैंक, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बैंक्स हैं,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कौन कौन से बैंक हैं? सर सिडबी है, आईडीबीआई है, और स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट बैंक बैंक ऑफ हैं? इंडिया। अब चलो ये सब तो आप लोग यानी बता दोगे। बताओ डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होता है? वे बैंक जो बैंकिंग का कुछ हिस्सा का काम करते हैं, कुछ पार्ट का बैंकिंग का कुछ काम करते हैं, जैसे लॉकर की सुविधा हो गई या कुछ इस तरह। वेरी गुड। स्मॉल सर स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते एटीएम हैं? बैंक, ATM वो अलग है। हाँ उसका टाइप है एक पेमेंट, सॉरी पेमेंट बैंक कह रहा था। पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक। और बताओ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। स्मॉल स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस जिससे हम बात करते हैं, फाइनेंस होता है जो छोटे छोटे लोन देने के लिए काम करता है। पेमेंट बैंक क्या होता है? सर जो पेमेंट की सिर्फ एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट नहीं जो करता, पेमेंट पेमेंट्स को करता है फैसिलिटेट कराता है। वो होता है जिसको जहाँ जाके पेमेंट की जा सकती है उससे। वो सिर्फ पेटीएम हो गया। फैसिलिटेट कराता है, पेमेंट्स को फैसिलिटेट कराता है। बैंकिंग नॉर्मली जैसे नॉर्मल बैंक है, स्टेट बैंक का नॉर्मली ये कभी काम नहीं था कि लोगों की पेमेंट्स करा। आजकल हो गया है कि इंटरनेट बैंकिंग बहुत सारी, वो पेमेंट मतलब एक बहुत छोटा हिस्सा था, पर आज के समय में हमारी पेमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो गया है जो बैंकिंग। जैसे कि आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है तो पेमेंट, आपको बिजली का बिल भरना है पेमेंट, स्कूल कॉलेज की फीस जमा कर, बहुत सारी जगह पर आपको पेमेंट करनी होती। अब उन पेमेंट्स को इजीली कैसे किया जा सकता है? एक तो ट्रेडिशनल तरीका था हमारा जिसमें हम लाइन में खड़े हो जाते थे और जगह जगह लोग घूम खड़े होकर वो अपनी पेमेंट्स को जमा करते। परंतु जैसे जैसे समय बदला, मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग आने लगा, तो उसके साथ साथ हमने एक नई जरूरत को महसूस किया जिसे हम बोलते पेमेंट बैंक। उस पेमेंट बैंक के लिए कई बैंकों ने ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू किया। नाम भारत में पेटीएम है। पेटीएम ने ये बात काम किया। पेमेंट से उसको पेमेंट, पेटीएम का मतलब क्या है? पेमेंट पेटीएम आप कर क्या रहा है? पेटीएम एक तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रकार का बैंक है। वो आपका कुछ पैसा आपसे जमा करा लेता है और उस जमा किए हुए पैसे में से वो कुछ पेमेंट्स करता रहता है नियमित रूप से। जब आपको जरूरत होती है वैसे वो जितनी जरूरत होती है वो आपके लिए आपको अब वो रखने की एक नंबर, एक क्यूआर कोड आपको चाहिए। क्यूआर कोड जो पेमेंट जिसको मिलनी है उसके लिए भी बड़ी आसानी हो। पेमेंट देनी है, ये पेमेंट बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जो छोटे छोटे क्रेडिट्स, जैसे जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, ऐसे लोग क्रेडिट छोटी छोटी और नॉट नॉर्मली नॉट सर्व्ड है, अनसर्व्ड है। तो ट्रेडिशनल बैंक से वो उनको सेवा प्रदान नहीं कर। आप 10,000 20 लोन लेने के लिए बैंक में जाओगे तो दे विल नॉट एंटरटेन यू, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि उनको लगता है ये बहुत मामूली काम है, हम इतने मामूली काम के लिए करेंगे। एक लोन को करने में कहेंगे कि हमारी 1,000 रुपए की मेरी खर्च हो जाएगी, 10,000 रुपए का आप लोन मांग रहे हैं, नहीं दे सकते। का तर्क ये रहेगा ऐसी नीति पूरा करने की। स्मॉल फाइनेंस बैंक है और डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग टू अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्शन, ऐसे लोग जिनको कोई सेवाएं प्रदान ना कर रहा हो या कम सेवाएं जिनको प्रदान की, तो वो छोटे छोटे डिपॉजिट, ये सारी ईज रिफॉर्म इंडेक्स। ईज इंडेक्स ये है
ये हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको परफॉर्मेंस को एग्जामिन करेगा किस तरह से काम कर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा जारी और ये इसकी फ्रांस सर्विस रिफॉर्म्स लाइबोर LIB लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट तो ऐसा इंटरेस्ट है जो रेट है जो पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट्स को तय करता है पूरी दुनिया के जो बैंक्स हैं तो हमने जितनी पढ़ाई करी केवल कहाँ तक पढ़ी थी कि सेंट्रल बैंक जो रिजर्व बैंक है हमारा रिजर्व बैंक RBI और बैंकों को पैसा देता है परंतु तो ग्लोबली भी बैंक आपस में एक दूसरे लेना देना कर सकते हम अमेरिका के बैंक अपनी जरूरत की यदि किसी को ऐसे तो उसके लिए ब्याज की दर कैसे निर्धारित हो वो ब्याज की दर निर्धारित होती है लाइबोर के द्वारा लंदन इन ऑफर्ड एक ऐसा इंटरेस्ट रेट रेफर करते कि भाई लाइबोर का रेट आपको हमें इतने उस पैसा दे के अलावा ये हमारे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर भारत की जो कंपनियां हैं उनको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग अभी एक्सटर्नल टर्म्स को नहीं समझा है तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होता है यदि हमारा जो कॉर्पोरेट हमारी जो वो विदेशों से जाके वो बोरो कर धार मांगे लेकर आए बाहर से हम जरूरी नहीं हमारे देश वो देश के बैंकों से ही बाहर से भी पैसा बोरो कर सकते यदि वो ऐसा कर रही हैं कहलाता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग सबको external commercial borrowing or external borrowing is the borrowings of Indian corporate sector from global banks from international यदि विदेशों से वो पैसा ला रहे हैं वो कहलाता है बैंक यहाँ पर भी LIBOR है LIBOR है ये इंपॉर्टेंस में आ जाता है अभी कुछ देशों ने इस LIBOR को खत्म कर बात कही अब इसी का एक और MIBOR MIBOR दैट इज मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट ये नाम समझने में ज्यादा कंफ्यूज मुंबई मुंबई का इंटर बैंक एक दूसरे इंटर बैंक बैंकों में आपस में एक ऑफर्ड रेट है सिंपल अगर इसे ध्यान से फुल फॉर्म को एब्रीविएशन याद रखें तो इसको समझ में आ जाता है तो भारत मुंबई सेंटर भारत के अंदर बैंक यदि एक दूसरे को लोन दे हैं तो वो क्या इंटरेस्ट रेट देंगे जैसे हमने ग्लोबल बैंक्स के लिए लाइबोर की बात की इस प्रकार से भारत में बात कर माइबोर की बात ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है कि कौन किसको आपको लोन चाहिए क्या रेट आप रेफर कर सकते अभी तो ये रेट चल रहा है तब इन सब रेट का इन दोनों रेट्स का तात्पर्य ये है जैसे ब्याज दर चल रही है ब्याज दर एक प्रिवेलिंग ब्याज दर क्या चल रही है आजकल ब्याज रेट क्या है जैसे कि आप किसी से लोन लेने तो मैं बोलता हूं आप मुझे पैसा दे दो कहता है जी 50% ब्याज दर चलेगी मैं कहूंगा अरे कितना आपकी तो गलत ब्याज मांग रहे हो रेट तो 18% मार्केट रेट 18 कहेगा अरे यार जानकार कोई ऐसा आदमी नहीं कि कोई झांसा दे उल्टा सीधा पैसा तो ये हम मार्केट रेट चलते हैं ना कि अरे आजकल तो मार्केट में ये चल रहा है
मतलब इसका दूसरा मतलब ये है कि यदि आप 18% कोई दूसरा दे, अब जैसे हम आजकल बोलते हैं एक पीएलआर टर्म यूज, प्राइम लैंडिंग रेट, अभी था प्राइम लैंडिंग एक बैंक अपने जो प्राइम लेंडर होता है, सेफ लेंडर होता है, सबसे रिस्क फ्री तरीके से पैसा दे सकता है, उसको कितनी ब्याज दर में वो पैसा देगी, यानी कि वो सबसे कम दर होगी, जिसको भाई बैंक सबसे सही मानेगी, सबसे कम दर में ब्याज पे पैसा दे देगी, वो रेट क्या होगा, वो पीएलआर कहलाता है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा रिस्की हूँ, मैं उतना बड़ा कंपनी या मैं उतनी बड़ी संस्था, बैंक ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा रेट बढ़ा देगी, अगर वो उसको 8% दे, आपको हम 10%, ये कहलाता है पीएलआर। तो ऐसे ही है ये माइबोर और लाइबोर, जब बैंक एक दूसरे से बात कर रही हैं, मान लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेना है, स्टेट बैंक से पैसा उधार मांगना पड़ा, तो स्टेट बैंक कुछ अपना रेट बताएगा, सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा, तब माइबोर तो इतना चल रहा है, आप इतना रेट, तो मतलब उन दोनों के लिए एक रेफरेंसिंग पॉइंट हो सकता है वो माइबोर से कुछ एक्स्ट्रा मांगे, तो वो दूसरे बैंक की, और जो ये माइबोर है इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया डेली बेसिस पर कैलकुलेट करता है। तो हमने माइबोर पढ़ लिया, लाइबोर पढ़ लिया, पीएलआर पढ़ लिया, स्विफ्ट, स्विफ्ट स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। जैसे हम जब बैंक के पैसे एक देश से, एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री, क्रॉस बॉर्डर पे, हम एक देश से दूसरे देश में, वहां पर ये जो स्विफ्ट है एक मैकेनिज्म है, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल। अब जैसे हम यहाँ से बैंक एक मैसेज देगा, भाई स्टेट बैंक में मान लीजिए हम लोग देश में कहीं गए हुए, हमारे पास पैसे नहीं रहते, तो हम अपने घर में वो पैसे का यहाँ पर आप जमा कराओगे, और ये थ्रू दिस स्विफ्ट एक फाइनेंशियल मैसेज जाएगा, फला फला आदमी फला फला अमाउंट दे दिया जाए, तो वो जो फाइनेंशियल मैसेज है उसको कैरी करने का काम कौन करता है, स्विफ्ट का। ये जो है, ये पेमेंट्स को इधर से मैसेज पहुंचाता है हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में। पेज एंड मींस एडवांस, पेज एंड, ये आरबीआई की पेज एंड लोन फैसिलिटी का, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट यदि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कारण से पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, वो कहाँ से अपनी जरूरत को पूरा करेगा, वो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेज एंड मीन एडवांस ले, यदि कैश पैसे की पड़ जाए, का उद्देश्य तो टेम्परेरी मिसमैच है, गैप है सरकार के पास पैसे, ऐसे केस में वो ये एडवांस ले सकता है, और उसे ये एडवांस 90 दिन में वापस पे करना दे, और इस वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए सरकार को भी ब्याज देना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू द प्रिवेलेंट रेपो रेट, जो भी रेपो रेट चल रहा हो, ई परचेज रेट चल रहा हो, उस उतना पैसा दे। व्हाट इज रेपो रेट, और मुझे कोई नया स्टूडेंट बताओ, हम देखता हूँ 2 या 3, कौन बताएगा।
रेपो रेट, बेस रेट, कौन बताएगा? सर रेपो रेट वो होता है जैसे एक हुआ शिवानी जैसे आप ही बताते हो तो SBI मैं दो आवाजें ही सुनता रहता हूँ, चाहता हूँ और की भी। हेलो सर। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है और बैंक इस कर्ज से ग्राहक को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे सर। रीपरचेज की फुल फॉर्म क्या होती है? सही बताया आपने, बिल्कुल बताया। रीपरचेज की फुल फॉर्म होती है, इसको फुल फॉर्म में कहते हैं रीपरचेज की, ये छोटी फॉर्म है। अब ये रीपरचेज रेट क्यों बोला जाता है? आपने लोग सर क्योंकि आरबीआई से वो तो शब्द परचेज। बताऊं? सर हाँ जी, बिकॉज बताओ। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है सर आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट परचेज करती है, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये एग्जैक्टली लोन नहीं होता, क्योंकि वो बदले में परचेज कर रही है सिक्योरिटीज और उस परचेज के बदले में पैसा दे रही है। तो बैंक को मिल गया पैसा, गवर्नमेंट को, आरबीआई को मिल गया सिक्योरिटी। तो एक तरीके से गवर्नमेंट, ये आरबीआई का तरीका है बैंकों को पैसा देने का, और उसका वो रेट फिक्स कर देती है। तो जिसको भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी है, खरीदने को तैयार बैठे, इतना रुपया पर ब्याज लेंगे, 5% या 4.5%, जो भी उस समय का प्रेवलेंट होता है, उतना हम ब्याज लेंगे, उतना इंटरेस्ट लगेगा। और इसका उल्टा भी वो करती है, इसका उल्टा भी वो करती है। ये भी कहती है कि आप चाहो, यदि आपके पास कैश एक्स्ट्रा है, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो हमें दे दो, हम खरीद लेंगे, हमारे से आप जो है वो ले जाना, सिक्योरिटीज ले जाना। इसीलिए इसका नाम होता है रीपरचेज ऑप्शंस या रिवर्स रीपो। इसका उल्टा पूरे प्रोसेस पलट दिया जाए, हम बोलते, वेरी गुड, चलो कोई। सर क्या आरबीआई के पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है? हाँ, क्या आरबीआई के पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है? आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, मैं समझ। अपनी गवर्नमेंट, जैसे बैंक और सभी बैंक अपनी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं ना गवर्नमेंट से, हाँ हाँ, उसी तरह से आरबीआई भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी खरीदती है क्या गवर्नमेंट से? ये टी सेक, जहां तक मुझे समझ है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी इशू करती है, ये आरबीआई भी इशू, गवर्नमेंट ट्रेजरी टकसाल होगा भारत सरकार का। जो जैसे मैं रुपया की बात कर, तो रुपए को एक्चुअली में रुपया इशू कौन करता है? अगर मैं इसको कोर उसमें शब्द में ले जाऊं, तो रुपए को कौन जारी करता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट करती है या आरबीआई करती है? अगर मान लो मैं तुम्हें ये ऑप्शन दूं, मैंने एक सवाल पूछ लिया कि भारत में रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है, मेरे सवाल को ध्यान से सुने। भारत में रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या सेबी? आप क्या ऑप्शन चूज? आरबीआई चूज करेंगे। आरबीआई सर। आप आरबीआई चूज। वो जो ₹1 होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन सा सर ₹1 सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी तो आरबीआई करती है ना करेंसी इश्यू सारी। पर अब मैं, इस आंसर क्या होना चाहिए? सर आरबीआई। सभी लोग आरबीआई से सहमत हैं। अगर कोर की बात करें तो गवर्नमेंट करती है। ऐसे ही अगर कोर में देखा जाए, अगर भारत सरकार ऑप्शन है कि पैसा जो होता है, रुपया जो इशू किया जाता है, वो भारत सरकार ही, इसीलिए वो ₹1 का नोट जारी कर देती है। गवर्नर हाँ जी। गारंटी दे देता है, बाकी सब नोटों पे क्या लिखा रहता है कि जो गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर, वो आपको ₹100, यानी कि ₹1 का 100 नोट देने का वचन देते हैं।
एक्चुअली में देखा वो जाए तो ये हो वो तो जाएगा अपने ना, मल्टीपल डिनोमिनेटर्स ही इशू कर रहे हैं, वो एक प्रो नोट इशू कर रहे हैं, जबकि रुपया कौन इशू कर रहा है, बस भारत सरकार इस्तेमाल इशू। तो अगर जैसे अगर क्वेश्चन ये ऑप्शन आ जाए कि भारत सरकार मतलब नोट इशूइंग अथॉरिटी, देन इट विल इशू, तो भारत जो टकसाल है, ट्रेजरी है, वो 1 रुपया इशू, गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं कर, गवर्नर बाकी सारे नोटों के कॉम्बिनेशन जारी कर। तो अगर भारत सरकार ऑप्शन नहीं है, देन इट ऑलवेज आरबीआई। तो जैसे मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा था, इस सवाल मैंने, कभी कभी कुछ ऑब्वियस ऑप्शन सही नहीं होते। जैसे पिछले साल में बहुत लोगों ने वो वाला जो सवाल था, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, वो गलत किया, बहुत लोगों ने गलत। पता नहीं सर, आंसर तो हाँ जी, सर आंसर तो यही रहता है। जैसे क्वेश्चन मैंने कितनी बार देखा है तो उसमें आरबीआई रहता है, बाकी गवर्नमेंट अगर नोट प्रिंट वाला आप होता खुद है। सोच के देखो, अगर आप इस सवाल को हाँ कौन हाँ कौन जी, एक्चुअली में, अगर इसीलिए मैंने सवाल को थोड़ा सा रुपया कौन इशू करता, रुपया, नोट नहीं। अगर मैं कह दूं कि नोट कौन इस्तेमाल, अब देन इट मे गो टू आर। शब्दों का ओके सिविल सर्विसेज यूपीएससी में बहुत भारी फर्क है, ज्यादा फर्क, और यहीं पर आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको काम आती है, यहीं पर आपको काम आएगा आपका कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी, आप कितने हेलो सर। क्लियर अपने आइडियाज को लेकर। एक जैसे एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, जो इस साल भी आया हुआ है, कि जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी किसके द्वारा होता है, कब कैसे होता है, तो क्या आंसर होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा एग्जाम इंस्ट्रक्शन हाँ जी, आर्टिकल आर्टिकल 50 सर 50 यस सर 50 आर्टिकल 50 सर। ये आंसर गलत है। एग्जाम इसी साल आया हुआ सवाल है, अभी जो कम हुआ ना, उसी में आया हुआ ये सवाल है। जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ये आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है, भारत के संविधान में एक ही जगह मेंशन होता है जुडिशरी का। एग्जीक्यूटिव होता है मतलब जो एग्जीक्यूटिव डीएम वगैरह, और जज है जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इनको अलग अलग किया गया। और इनको सबसे पहली बार जब ये कॉन्सेप्ट आया, तब ये कॉन्सेप्ट आया था जब अंग्रेजों ने 1981 में वो रेगुलेटरी एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट आया। उस बेसिकली 18वीं शताब्दी में एक तो नाम का फिलोसोफर था, उसने ये थ्योरी दी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग होना चाहिए, कि जो हमारी कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, उसको एक साथ नहीं होना चाहिए, अलग होना, नहीं तो वो हमेशा बायस्ड, हमेशा पूर्वाग्रहित रहे। जज को हमेशा न्यूट्रल होना, कार्यपालिका जैसे पुलिस को मान लीजिए, पुलिस हमारी कार्यपालिका है और जज हमारा न्यायाधीश। अगर पुलिस वाला ही न्यायाधीश बन जाए तो उससे क्या नुकसान होगा? और यहाँ पे एक चीज और वो कर लो कि वो ईमानदार पुलिस वाला बेईमान पुलिस वाला नहीं है। एक मर्डर का केस है, एक मर्डर के केस में जो है वही पुलिस वाला जो है उसको जांच करेगा और वही उसको वो भी करेगा, जज भी करेगा, वो उस केस भी सजा भी सुना। ये स्थिति अच्छी स्थिति, खराब स्थिति, या इसमें क्या समझ देती है? जो पक्ष होगा ना, जो जिसने क्राइम किया होगा उसे नहीं सुनेगा वो, ये हाँ। दिक्कत आएगी, क्यों नहीं सुनेगा? हेलो क्योंकि वो पहले से हाँ, अगर हम ये मान लें, जैसे भारत में तो सब आ जाती है कि यहाँ की तो एग्जीक्यूटिव भी बहुत ज्यादा मतलब करप्ट या बायस्ड है, अपने आप पहले से ही पूर्वाग्रहित, वो आने से पहले ही तय कर लेगा किसने खून किया। तो हमारे जो पर अगर वो बायस्ड मतलब करप्ट ना भी हो, ईमानदार व्यक्ति भी हो, तब भी इस बात की संभावना रहती है। जैसे
यदि आपने कोई अपना एक ओपिनियन बना लिया, आपने सोचा ये चीज ऐसी हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस ओपिनियन से डेविएट करना। अगर ये होता है, ये बिल्कुल होता है, मैंने अपने साथ भी देखा है। हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, कई बार एक और मतलब बाद में रेट्रोस्पेक्टिव में हमें लग सकता है, कई बार हम एक और पूर्वाग्रहित हो जाते हैं, जो हमारा थॉट सीक्वेंस माइंड में बन जाता है, ये चीज ऐसे हुई होगी, हमें वही सही लगती है। और कई बार उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं कि वो ना हो के कुछ और हुआ हो। तो इसीलिए कि एक थर्ड पार्टी को, जिसको न्यूट्रल पार्टी कहते हैं, जो जिसका कोई सरोकार ना हो, जज को हमेशा ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है जिसका कोई सरोकार ना हो, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होगा, थर्ड पार्टी होगा। देखो, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी, ठीक है, एक लिटिगेंट, और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा तो बचाव, डिफेंडेंट, है ना, लिटिगेंट डिफेंडेंट, वादी प्रतिवादी। वादी प्रतिवादी के अलावा एक तीसरे आदमी को रखा जाता है जो ना वादी को जानता हो ना वो दोनों की बात आराम से सुने। भाई तुम बताओ, तुम क्या, को भी वो देता है, भाई तुम बताओ तुम, और उसके बाद वो सारे फिर अपने सामने एविडेंस देख, और उन एविडेंस के बेसिस पर वो ये तय करता है कि हाँ ये कह रहे हैं या। तो जो पुलिस होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, ऐसे में वो केवल वादी और प्रतिवादी में से एक ही पक्ष रहे, दूसरा पक्ष जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, और तीसरी न्यूट्रल पार्टी हम एक जज को, सेपरेशन ऑफ जज। सेपरेशन ऑफ जज का कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था, शायद कॉर्नवालिस ने, है, कॉर्नवालिस ने पहली बार जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट जज थे इनको बनाया, तो जिनका काम था केवल न्यायाधीश। अच्छा, अब हम पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, भारत में जो जो पेमेंट एंड सेटलमेंट के कौन कौन से सिस्टम जो प्रेवलेंट है, पॉपुलर है, वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस पेमेंट कहते हैं ना, आरटीजीएस कर दो, आरटीजीएस कर दो। सभी को हम आरटीजीएस कह सकते हैं, सभी पेमेंट्स को। सभी पेमेंट आरटीजीएस पेमेंट नहीं होती, हम कॉमन उसमें कह देते हैं, परंतु आरटीजीएस पेमेंट केवल बड़े अमाउंट्स के लिए अवेलेबल होती है, शायद 2 लाख रुपए से ज्यादा। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा आप ट्रांसफर, यस सर। तभी आप आरटीजीएस पेमेंट, अन्यथा आप एनईएफटी, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, एनईएफटी। एक और नई सर्विस शुरू हो गई है जिसका नाम है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपी, और एक ही है यूपीआई। देन इसको करने के लिए जो मेन ऑर्गेनाइज, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम जितनी इंटरनेट कर रहे हैं, ये सब हम इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं, एनपीसीआई के। काइंडली इसका नाम नोट कर, ये सब नाम, ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, उनके कम से कम टर्म आप लिख लीजिए, तो जरूर लिखिए, आरटीजीएस, आईएमपीएस लिख लीजिए, यूपीआई लिख लीजिए, कम से कम आपको एक, जब आप रिवाइज करोगे ध्यान आ जाना चाहिए, आरटीजीएस क्रॉस सेट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएम। अब इन सब को चलाने का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑफ इंडिया। ये हमारी जितनी भी रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम, सेटलमेंट क्या होता है, पेमेंट तो समझ आ गया, सेटलमेंट क्या होता है बैंकिंग भाषा में, सेटलमेंट का मतलब होता है आपने पे कर दिया, सेटल हो गई, उस तरफ पेमेंट सेटल हो गई, जिसको आपको देनी थी उसको वो फाइनली पेमेंट मिल गई, क्योंकि ये पेमेंट हमेशा 2-3 रूट से ट्रेवल करती है। वो पेमेंट आपने, आज मैंने पेमेंट की, पेमेंट जो है पहले के 3-3 कई कई दिन भी लगे, आजकल वो पेमेंट सिस्टम फास्ट हो गया। आपने सर आवाज नहीं आ उधर जो है, आवाज क्या, हेलो, तो दूसरी तरफ जो पेमेंट पहुंच जाती है उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा
या पेमेंट करते हैं, और वो सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही अब ये चलाते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो मुझे बताना, क्योंकि रीसेट करूँ तो इट विल 5 मिनट। अभी चला लेते हैं, अगर ज्यादा डिस्टरबेंस लगे तो आप लोग फिर बता देना, फिर उसके रीसेट। तो ये जितनी भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ये देखता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट्स। एनपीसीआई के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो है रुपए कार्ड, रुपए, रूपे, रूपे, भीम ऐप। भीम ऐप की, भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक शब्द शायद बीच में भूल रहे हो, आई एम नॉट श्योर। नहीं सर, कंप्लीट है ये। डीएस फॉर भारत भीम। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिवर्सल यूनिफाइड पेमेंट्स, यूनिफाइड इंटरफेस, इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट। तो ये भीम ऐप है जो कि यूपीआई बेस्ड। देन वी हैव आधार एनेबल्ड पेमेंट्स। भारत में अब एक और नया आ गया है जो कि आधार एनेबल्ड पेमेंट, आधार को यूज, आधार ऑथेंटिक, और भारत क्यूआर कोड, भारत क्यूआर कोड। तो ये जो है बेसिकली गवर्नमेंट या मतलब जिसमें गवर्नमेंट की भागीदारी हो उनके द्वारा, बाकी तो अन्य है ही है, गूगल पे, पर ये भारत, ये एनपीसीआई के इनिशिएटिव पे भीम ऐप, आधार एनेबल्ड पेमेंट हम बात करते हैं यूपीआई 2 की। यूपीआई जो हमारा है उसको और आगे एनहांस, उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया है एनपीसीआई ने। को ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जोड़ दिया गया। ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या चीज होती है? ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता सर आज है आज आपके हम बैंक कह में रहे थे, पैसा नहीं है और आप बैंक के ट्रस्ट वर्दी वो है, डीलर है, आप ट्रस्टेड डीलर हैं, तो बैंक क्या, वो क्या करती है, आपको आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट, या आप अपने खाते से बैलेंस से भी ज्यादा पैसा निकाल सकते, खर्च कर सकते। बाकी इन सबको आप चाहें तो मर्चेंट डिस्काउंट, हेयर कट, हेयर कट ये एक टर्म है, थोड़ा फनी और देख, हेयर कट, हेयर कट होता है कि जो हमारे बैंक ने किसी ने लोन दिया और उसको कितना एक्चुअली अमाउंट मिला, ऐसा कोई ग्राहक को कितना मिलना चाहिए, यदि वो उससे कम मिला और वो कितना कम मिला, वो कहलाता है हेयर कट। मान लीजिए बैंक ने दिए 100 रुपए, जो एक डिफॉल्टर पे ही था, उसने कहा कि साहब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अब वो पूरी तरह से 100 के 100 डिफॉल्ट कर जाए, बैंक को तो चूना बड़ा लग जाएगा। बैंक कहता है अच्छा ऐसा कर यार, जो तेरे पास वो दे दे, या उसने जो मॉर्गेज रखा था उससे वो रिकवर कम ही कर पाया, तो 100 रुपए दिए थे रिकवर, वो 80 कर पाया, तो उसको कितने का चूना लग गया? बैंक को कितने का चूना लग गया? देखो, जितना उसने 20 रुपए का सर। 20 रुपए का चूना लग गया, मतलब 20 रुपए का हेयर कट। ये यही टर्म है एक हेयर क्वेश्चन कट। था हाँ जी, पूछ। सर, जो जैसे मैं बैंक लोन लेता हूँ और उसे चुका नहीं पाता, तो उसके लिए वो सेटलमेंट के लिए बुलाते हैं, वो हेयर कट ही होगा? हाँ, वो एक्चुअली में हेयर कट ही हुआ, जिसमें बैंक को लॉस है पर वो अपने लॉस को मिनिमाइज कराना चाहता, मतलब ये हाँ सर। हेयर कट हुआ कि बैंक को इस तरीके की एक प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, बैंक एक्चुअली ना ऐसा है नहीं है, वो ये पहले ही मान के चलता है कि भाई कुछ लोग हमेशा
डिफॉल्टर्स होंगे। अगर आप मान लो ये पैसे के लेन देन का धंधा करते हो, आपको पता रहता है कि यार 100 लोग अगर पैसा ले गए, 2-4 लोग तो जरूर चूना लगाएंगे, 4 लोग। बट बैंक भी उसके लिए तैयार रहती है, उसके लिए प्रोविजनिंग भी करके रख। तो ये इसके लिए प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है। अगर आपको देखना है कि जहाँ पर स्टैंडर्ड असेट है, स्टैंडर्ड असेट मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं, वहाँ पे 40 अलग-अलग कैटेगरी के सब स्टैंडर्ड असेट्स कौन से होते हैं? आई हुआ है। सब 90 दिन हाँ जी। 90 दिन से एक साल एनपीएस के 3 कैटेगरी हैं। एनपीएस के 3 कैटेगरी हैं। एनपीए के सॉरी 3 कैटेगरी है। नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट कब बनता है? यदि 90 दिन तक कोई पेमेंट ना आए तो बैंक के लिए वो लोन, वो असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाए। उस नॉन परफॉर्मिंग असेट को भी बैंकों ने 3 फर्दर कैटेगरी में बांटा हुआ है। सब स्टैंडर्ड असेट यदि वो 90 दिन से 1 साल तक नॉन परफॉर्मिंग रहे, यदि वो 1 साल से ज्यादा समय तक नॉन परफॉर्मिंग रहे तो वो डाउटफुल असेट बन जाता है और लॉस असेट बन जाता है यदि वो बैंक या आरबीआई द्वारा आइडेंटिफाई कर पहचान कर दी कि भैया ये पैसा अब नहीं आएगा, तो वो पैसे लॉस असेट। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। जो ये मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ, ये पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है। पीजे नायक कमेटी, बस इतना ही। बाकी 2-4 रैशनल क्या है, इसका तर्क क्या है? नंबर 1 है कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। हम अपने जो ये हमारी नरसिम्हन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी कि आपको हमें ये हमारे देश में बहुत सारे जो मल्टीपल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर सारे बैंक, 4 बड़े बैंक हो, कुछ उसमें प्राइवेट बैंक्स होने चाहिए, कुछ छोटे बैंक्स होने। पर जैसे एक समय पे हमारे पास 20 तरीके, उनको खत्म करने की बात नरसिम्हन कमेटी ने 97 में। इससे क्या फायदा होगा कि बैंकों का जो एनपीए रेशियो है वो बढ़ जाएगा, क्रेडिट डिमांड, जो वीक बैंक्स हैं वो खत्म हो पाएंगे। मर्जर ऑफ वीक बैंक जिनके एनपीए ज्यादा हैं और प्रॉफिट्स कम हैं, तो स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो जो कस्टमर्स और फाइनेंशियल सिस्टम ये मीट कर। डिपॉजिट इंश्योरेंस, आपका जो पैसा है 2020-21 के बजट में ये किया गया कि आपका पैसा 5 लाख रुपया तक डिपॉजिटर पैसा आपका इंश्योर्ड है। सरकार ये करेगी कि बैंकों को ये डायरेक्शन देगी कि आपको अपना पैसा जो डिपॉजिट में है उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो बैंक उसका इंश्योरेंस कराएगा। पहले 1 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस था, अब उसको बोला गया कि आपको 5 लाख रुपए तक के बैंक का पैसा, किसी का भी डिपॉजिट का इंश्योर करना पड़ेगा। आपका बैंक में अगर 5 लाख रुपए तक है तो वो डूबेगा। इसके लिए ये एजेंसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, बेसिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो। लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्या, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड इसे एक जुड़ा हुआ है टर्म ऑपरेशन। हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड से कम करना चाहता हूँ कि आज मैं
तो कर ही दूं। ये वाला सेक्टर अभी तक नहीं किया। एक्सटर्नल सेक्टर अभी तक हमने पढ़ाई शुरू अभी ये वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं, प्रोवाइड करा दूंगा। एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी सेक्टर में कुछ इकोनॉमी के टर्म्स है तो हम समझ लेते हैं कि क्या क्या। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज बैलेंस पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि हमारे पास कितना पैसा हमें देना है, रिसीवेबल हमारा जो है कितना पैसा हमें मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट कितना हुआ और हमारा इंपोर्ट कितना। तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और कितना है, तो मतलब अगर अमाउंट ना भी बता पाओ तो उसका वो बता। नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अदर इनविजिबल्स हैं वो भी ऐड हो जाते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है जिसमें हम एक्सपोर्ट और गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करते हैं। कुल हमें कितनी वस्तुएं हमने बाहर से आयात की, कितने मूल्य की विदेशों में निर्यात की, तो इनको यदि माइनस कर देते हैं टोटल है बैलेंस ऑफ। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल्स को, सर्विसेज को भी हम जोड़ दें, कई सारे इनविजिबल भी चीजें होती हैं, गुड नहीं है, सर्विसेज है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी वो अमेरिका के लिए काम कर रही है, उसको पेमेंट मिलती, वो पेमेंट कोई गुड्स के फॉर्म, वो हमें पता नहीं चलता, परंतु वो पेमेंट आती है। तो जो टोटल इनविजिबल्स हैं ऊपर ऐड है, देन इट बिकम्स ऑफ पेमेंट। हाँ जी, ठीक। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आया समझ? नहीं आया होगा? एक बार फिर से बता दीजिए ना, बैलेंस ट्रेड सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले तो अपने घर में देखो, बैलेंस ऑफ, पहले ट्रेड देख लेते हैं। आपका बैलेंस, ठीक है, मान लो आप कोई आप समझो घर का उदाहरण लेते हैं, तो आपके पास टोटल बैलेंस कितना बचा, पैसे का अकाउंट बैलेंस कितने का बचेगा, कैसे पता चलेगा कि आपके पास कुल कितना पैसा बचा हुआ है? जितना खर्चा किया है, जो हमारा हाँ, बैलेंस निकल गया। अगर हिंदी में ऐसे बोलूं मैं, कमाने के बाद कितना खर्च किया है, लेनदारी माइनस देनदारी, ठीक है। अगर भाषा में इसको इस तरीके से लिख दूं कि मेरी लेनदारी कितनी है, हो सकता है भाई मेरे को 4 सोर्सेज से पैसा आता है। जब हम देश की बात करते हैं तो देश को कई सोर्सेज से पैसा आ सकता है। हम अपने पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं इस समय पर, हमारे पूरे देश में कितना पैसा आ रहा है, तो उसके लिए हम देश की लेनदारी, कल कितना पैसा मैंने लेना है, तो कैसे कैसे हो सकता है लेनदारी किस किस प्रकार की हो सकती है कि मान लो नंबर 1, मैं नौकरी करता हूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, 1 महीने बाद काम कर दिया तो पैसे मिलेंगे। मैंने कोई मेरा छोटा घर मकान था वो किराए पे दे रखा था, का किराया आएगा, वो भी मेरी इनकम है। मैंने किसी को पैसा उधार दे रखा था, वैसे एक्चुअली में पैसा ट्रेड में नहीं आएगा, पर अगर मान लो मैंने किसी को उधार दे रखा था, वो मुझे उस पर ब्याज दे रहा है, वो भी मेरी लेनदारी हो गई। एक आएगा जहां मूलधन भी आएगा, पर वो नहीं कुल इसमें ऐड होगा। मेरी जो ब्याज मिलनी है, वो मुझे कोई गिफ्ट में पैसे देना चाह रहा है, मेरा चाचा ताऊ मामा जो है वो मुझे हर महीने 1000 रुपया भेजते हैं, वो भी मेरी लेनदारी हो। तो ये सारा पैसा ऐसा है जो मुझे आने वाला है, कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवक। तो ये पैसा मुझे आने वाला है, और इसी का उल्टा अब मेरा जाने वाला पैसा भी, कि भाई मेरे को जो भी खर्च मेरे को करना है वो सारा
सब मेरी देनदारी है। किसी का पुराना उधार लिया हुआ है वो भी मेरी देनदारी। लेनदारी माइनस देनदारी, ये हमारा बैलेंस को बताता है। अगर ट्रेड की बात की जाए, भारत के व्यापार के क्षेत्र की बात की जाए, तो ट्रेड में क्या होगा बैलेंस? हमें बेसिकली ये जानना है कि हमारे पास एक्चुअली में पैसा कितना है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति से खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। हमारा जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो ये है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? सबसे पहला तो ये बात, व्यापार में बैलेंस, इसको अगर मैं समझूं तो टोटल वैल्यू ऑफ टोटल इंपोर्ट, ये सब कीमत में कर रहे हैं, और टोटल इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात, आया हो बाहर से। इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से मंगाना। आयात, आ रहा है, आएगा, जो हमारे देश में इंपोर्ट आएगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आयात, निर्यात, जायत, आने का मतलब जाना, आयात, आयात मतलब जो हमारे यहाँ आ रहा है, निर्यात मतलब जो जा रहा है, हमारे देश से जा रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्स मतलब जो हमारे पोर्ट को लीव करेगा, छोड़ देगा। इंपोर्ट जो हमारे पोर्ट में आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो हमारे अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाए, वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स भी ऐड कर, और यहां भी गुड्स ऐड कर देता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी कीमत के का मेरा टोटल गुड्स का एक्सपोर्ट हो, जितनी वस्तुएं मेरे पोर्ट से बाहर जा रही हों, ठीक है, मैं सारे पोर्ट्स पे खड़ा हो जाऊं, कस्टम के जितने भी पोर्ट्स हैं, कस्टम वालों से रिपोर्ट मांगू कि भाई हमारे देश से कितने वैल्यू का सामान गया। कस्टम वाले फटाफट बताएंगे कि कितने का सामान गया, और उनसे फिर पूछूंगा अब मुझे बताओ कितने का हमारे देश में सामान आया, आयात हुआ, वो भी बता देंगे। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किस दिशा में है? घट रहा है या बढ़ रहा है वो। अच्छा है, बुरा है, सही है, नहीं सही। हमारे देश की एक समस्या है कि हमारे देश में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। ज्यादा है। एक्सपोर्ट क्या है? कम है। हम एक्सपोर्ट लेट से 100 रुपए का करते हैं, और इंपोर्ट क्या करते हैं? $100 का। अभी पे डॉलर यूज करने लग जाते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड की बात, वहां पे हमारे रुपए को तो कोई पूछेगा नहीं। हम $100 का इंपोर्ट करते हैं और कितने डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं? लेट से $150 का इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इज इक्वल टू 100 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस हमारे बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? -50 माइनस $50। ये मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि मुझे, अब मतलब इसका अगर इसका लिटरल मीनिंग समझाओगे, माइनस क्या होता है? घाटा, $50 का घाटा। $50 का घाटा, तो वो तो ठीक है, पर घाटा कैसे हो सकता है? घाटे से काम कैसे? जीडीपी के लिए नुकसान आया होगा। आयात $100 का हुआ है और निर्यात $150 का हुआ है। तो देश से रुपीस की पावर वैल्यू कम होगी, आई थिंक। सर हमारे फॉरेन एक्सचेंज में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतना घाटा हो जाएगा। अजी हाँ, रिजर्व होता है ना, एक्सचेंज रिजर्व, जैसे डॉलर, तो हाँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में उतना पैसा देना भी पड़ेगा जब इंपोर्ट करेंगे, तो वो हमारी तिजोरी खाली हो जाएगी उधर से। हाँ। हाँ, नेगेटिव जाएगी। मतलब अगर इसको लिटरल भाषा में मैं समझना चाहूं तो मैं क्या समझूं? भाई -$50 का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ मेरे लिए?
ये सर हमारा इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम समझ में देखें, हमारा ट्रेड बैलेंस में नहीं चल रहा है। हाँ नहीं, इसका एक ये मतलब हुआ कि मुझे ये 50 रुपए किसी से मांग कर देने पड़ेंगे। रुपए में कोई माइनस जैसी चीज तो होती नहीं है। रुपए में मान लीजिए मैं माइनस में चल रहा हूं, मेरा यस सर। का क्या मतलब होगा? माइनस में तो चल ही नहीं सकता मैं। ठीक है, माइनस में चलने का मतलब मेरे पास 50 रुपए की उधारी है। ठीक है, मेरे को लेने तो है ही नहीं, देने हैं उल्टा। तो बैलेंस यदि माइनस में हो जाता है नुकसान। मुझे उल्टा देना है। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में है। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में है। हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारे एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है, लगभग इतना ही ज्यादा है, 50 तक। तो उसके कारण क्या होता है, हमें अन्य सोर्सेस से, या तो हम किसी से उधार लें या हम कुछ बेचें या कुछ भी इस तरीके का करने से ही हम वो पेमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारी एक बेसिक प्रॉब्लम है हमारे देश की इकोनॉमी की। अभी तक हम इसको डील नहीं कर पाए हैं, हम इस बीओटी को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रिवर्स नहीं कर पाए हैं। अब अगला टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हेल्दी चीज नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। अगला टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब जैसे हम बात की थी थोड़ी देर पहले, मान लो हम घर में हैं, हमारा जो टोटल बैलेंस, हमारी लेनदारी हमारी देनदारी से, लेनदारी कम है, देनदारी कम है, ज्यादा है, तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। नेगेटिव के लिए हमें किसी से मांग जांच के, कुछ बेच बूझ के अपना गुजारा करना पड़ेगा। तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति यही बताती है कि टोटल इनविजिबल, इसी में अगर मैं अपने अन्य इनविजिबल्स को भी ऐड कर दूं, जैसे कोई सर्विसेज का पैसा आ रहा है, कोई रेमिटेंस का पैसा आ रहा है, विदेश में लोग काम कर रहे हैं, वो देश में पैसा डॉलर्स भेज रहे हैं, तो हम उनसे पेमेंट कर सकते हैं। परंतु वो हमारी स्थिति दिखलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि मैं अपने इनविजिबल्स ऐड कर दूं, तो वो बन जाएगा बैलेंस ऑफ। हाँ जी बोलो सर। मान लीजिए अगर हमारे पास डॉलर नहीं है हमारी कंट्री के पास, तो क्या वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है कोई भी सामान? नहीं, एक्सपोर्ट करने में देखो, एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, और इंपोर्ट करेगा तो डॉलर देना पड़ेगा। ठीक है, हमें ध्यान रखो, एक्सटर्नल ट्रेड में, विदेशी व्यापार में हमें क्या करना होगा, हमें जो है डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने डॉलर इस्तेमाल किया था यहाँ पर। हमें जो पेमेंट करनी है वो किस में करनी पड़ेगी, ये $150 हमें देने पड़ेंगे, और यहाँ से $100 हमें मिल जाएंगे। पर चूंकि हमें जो डॉलर मिल रहे हैं वो हमारे आने वाले डॉलरों से कम है, तो हम कुछ डॉलर शॉर्ट पड़ गए, हमारे पास $50 शॉर्ट पड़ गए। अब ये $50 हमें कहीं से, वो कहाँ से पूरे हों? ये कई तरीके हो सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉलर का एक ही सोर्स है, और भी सोर्स। वो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे इंपोर्ट, इसमें जो इनविजिबल्स में क्या क्या इंक्लूड हो गया, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड हो गया, जैसे बैंकों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आईटी का, सॉफ्टवेयर कंपनियों का, कंसल्टेंसी का। इसके अलावा टूरिज्म में जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, कोई विदेशी आदमी हमारे देश में आ रहा है, ठीक है, तो वो पैसा किस में लेकर आएगा, वो हमारे को डॉलर देगा ना, हम उसे बदले में रुपया देंगे तो हमें डॉलर मिल जाएगा। तो जो टूरिज्म है वो पैसा लाएगा। रेमिटेंसेस, बाहर कोई हमारा आदमी काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, वो यहाँ पैसा लेकर आएगा, तो वो किस में लाएगा पैसा, डॉलर में लाएगा, मेरे डॉलर पूरे हो जाएंगे। या कोई एजुकेशन के लिए हमारे देश में कोई देश से आके आदमी पढ़ेगा, तो वो डॉलर में पैसा लाएगा। अगर वो बाहर जाएगा तो वो हमारे देश से डॉलर ले जाएगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। वो टोटलिटी में अगर हम ले आते हैं तो वो है, इनमें अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉर्मली विजिबल नहीं होते, आसानी से दिखाई नहीं देते।
सर्विस सेक्टर के ट्रांजैक्शन, अदर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन लाइक टूरिज्म, रेमिटेंस, एजुकेशन। तो इससे अब कई बार ये भी हो सकता है ये सब मिलाकर भी हमारे पास पैसा पूरा ना पड़े, तो क्या करोगे भैया? अगर ये सब जोड़ जाड़ लिया, सब जोड़ लिए, इनविजिबल्स भी जोड़ लिए, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर तुम क्या करोगे? फॉरेन बैंकों से उधार लेंगे सर। हाँ, फिर हम फॉरेन बैंकों से हम IMF पर के पास जा सकते हैं या किसी दूसरी संस्था के पास जा सकते हैं, हमें लोन दे दो। तो हम लोग जो लोन मांगते रहते हैं उसका एक काम ये भी होता है कि भाई हम अपनी ये जो फॉरेन एक्सचेंज की उनको पूरा करें। हमने जो लिबरलाइजेशन LPG के रिफॉर्म्स किए सन 1991 में, उसका सबसे बड़ा ट्रिगर यही था कि हमारे देश की एक दिन स्थिति ऐसी आ गई थी कि हमारे पास केवल 7 दिन का, केवल 7 डेज का बैलेंस ऑफ, मतलब हमारे पास बैलेंस बचा हुआ था। उतनी पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज थी कि हम 7 दिन तक की पेमेंट कर पाते, यानी कि 7 दिन के बाद हम ना तो तेल आयात कर सकते थे, क्योंकि हमारे देश का जो इंपोर्ट है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ऑयल पर खर्च होता है। अगर हम 150 रुपया खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट पे, तो हम 50 रुपए केवल और केवल ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए खर्च करते हैं। अब जब ये क्रूड ऑयल हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है, ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे देश का पूरा ट्रांसपोर्ट ऑयल पर ही बेस्ड है। अगर कल हमारे देश में क्रूड ऑयल ना आए तो क्या होगा? क्रूड ऑयल का सिस्टम जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। पावर सेक्टर में बहुत सारी जगह बहुत सारी रेलगाड़ियां चलेंगी। हाँ जी, हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे कि डॉलर होता है तो एक उसकी वैल्यू होती है या अदर कंट्री का सबका अलग अलग वैल्यू होती है? सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, सबकी बराबर वैल्यू नहीं होती, सबकी अपनी अपनी कीमत होती है। यूरो की कीमत अलग होगी, पाउंड की कीमत अलग होगी, डॉलर की अलग, येन की अलग, युआन की अलग। परंतु हम जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में, डॉलर की वैल्यू अलग होगी। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं, हॉट मनी, हॉट मनी शायद बोलते हैं, हॉट करेंसी या हॉट मनी समथिंग ऐसी। कुछ ऐसी करेंसीज होती हैं जिसको हर कोई लेना चाहता है। जैसे मान लो हम दुबई के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम वियतनाम या थाईलैंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो किस में ट्रेड करेंगे, कैसे व्यापार करेंगे? हमें थाईलैंड को कुछ सामान खरीदना या बेचना है तो हम US डॉलर में सर, क्यों? US डॉलर करेंसी, क्योंकि सर US डॉलर की वैल्यू सबसे अधिक होती है इसलिए। नहीं, वैल्यू का इसका कोई लेना देना नहीं, का भी कोई वैल्यू से कम से कम। सर आई थिंक WTO के अकॉर्डिंग करेंगे ना हाँ जी, सर? वर्ल्ड दोनों देशों की करेंसी को डिसाइड करता है, सो उसके एज ए मीडिएटर वो डिसाइड करेगा ना सर? एज अ मीडिएटर बात नहीं, इसमें ये सिंपल सी बात ये है कि यदि हम थाईलैंड के साथ व्यापार कर रहे हैं, थाईलैंड में कौन सी करेंसी चलती है? दुबई में तो बात दिरहम चलता है, जो भी है ना, जो वहां पे थाईलैंड में मान लो जो भी करेंसी चलती है, तो करेंसी का हमें नाम भी नहीं पता। हमारे पास एक ऑप्शन तो ये भी हो सकती है, हम उससे कहें कि ठीक है आप हमें पेमेंट अपनी करेंसी में कर दो, तो हम उसकी करेंसी लेना चाहेंगे? है? नहीं। क्यों? सब लेना चाहेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू होगी तब सर। हम उसको जानते ही नहीं है। अब अगर मान लो मैं ले भी आया यहाँ थाईलैंड की करेंसी, आप मुझसे ले लोगे? कोई ले लेगा मुझसे? अगर मान लो मैं एक्सपोर्टर हूँ, नहीं सर, कि मैं कोई सामान खरीदा हूँ, थाईलैंड के जो भी थाई क्या होता है यार, मैं नाम भूल, बात होता है सर, बात होता है, बात होता है। बात, हाँ तो दिरहम, हाँ दिरहम उसका सर बात होता सर थाई बात होता है। है। हाँ, थाई बात। हाँ, वही था। तो जो थाई बात है, मैं अगर मैं कहूँ मेरे को थाई बात में पैसे दे दो, मेरे से सामान ले लो, अब मैं वो थाई बात का करूंगा क्या? हाँ, इंडिया ले आऊंगा तो कोई
किसी दूसरे हेलो सर, का मैं मुझसे कोई लेगा ही नहीं। इसका उल्टा भी है कि यदि वो मुझसे कुछ सामान खरीद रहे हैं या मतलब मैं कहूं कि मेरे से रुपया ले लो, थाईलैंड वालों से कहूं तो वो नहीं लेंगे। परंतु हेलो सर, मैं ये कहूं उनसे कि साहब मैं थाई बात वगैरह नहीं जानता, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। हाँ, मैं थाई बात नहीं जानता, मैं मेरे को ऐसा है, मेरे को डॉलर में पैसे दे दो, यूरो में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुपया नहीं ले सकता, मैं आपका वो नहीं ले सकता, परंतु आप ऐसा करो मुझे डॉलर दे दो, डॉलर ले लूंगा। क्यों ले लूंगा डॉलर? कि डॉलर करेंसी है, उसको हर कोई लेने को तैयार बैठा हुआ है। मैं जिस भी देश में जाऊंगा वहां डॉलर एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरा डॉलर पास है, तो हर कोई कहेगा कि ठीक है जी लाओ, आप हम आपको हमें अमेरिकन डॉलर दे दो। मतलब अमेरिकन डॉलर जरूरी नहीं कि अमेरिका में ही चले, हम किसी और दूसरे देश में भी चला सकते हैं, लोग ले लेंगे हमसे। तो जो ये हॉट करेंसीज, या मुझे टर्म पता नहीं मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, तो जितनी फॉरेन एक्सचेंज ऐसे होती है जो डिमांड में होती है, जैसे पाउंड है, यूरो है, डॉलर है, ये ऐसी करेंसीज हैं जिनको कोई भी इजीली एक्सेप्ट देता है। ठीक है, आप भी पेमेंट कर सकते हो और वो भी आपसे पेमेंट। तो इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसमें कुछ करेंसीज हैं जो वांटेड करेंसीज हैं, जिनको तैयार है लेना चाहता है, तो करेंसीज में हम पैसा ले लेते हैं। इसीलिए कुछ कॉमन डिनोमिनेटर हमारे को दिखाई देते हैं। मोस्ट पॉपुलर डिनोमिनेटर हमारा डॉलर है, जो अमेरिकन डॉलर है। वो इन टाइम पहले एक समय पे पाउंड होता था, बाद में आज के समय पे अमेरिका की इकोनॉमी के कारण आज वो सबसे पावरफुल करेंसी बन गया। हर, हर कोई उस करेंसी को लेना चाहता है। ठीक है, बिटकॉइन भी थोड़ा आया था ना। बिटकॉइन की प्रॉब्लम ये है ना, बिटकॉइन बहुत लोग नहीं लेंगे, बिटकॉइन बहुत ही थोड़े से लोग लेंगे। आप ले लोगे बिटकॉइन? मैं आपको कहूं अगर मेरे यहाँ काम कर लो, मैं आपको बिटकॉइन में पेमेंट कर दूंगा, लोगे? सारे लोग, अगर मैं यहाँ पर क्लास में बैठे 100 लोगों से पूछूं भाई बिटकॉइन में पेमेंट लोगे, आप मुझे लगता है स्केप्टिक हो गया, आपको डर लगेगा यार पता नहीं खरीदेंगे क्या। अगर मान लो मैं अपने ले भी ली, तो आपको सब्जी खरीदनी है, सब्जी वाले से कहोगे सर साहब जो है बिटकॉइन में पैसे ले लो, तो लेगा सब्जी वाला क्या बोल रहे पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं। तो अभी भी बिटकॉइन की जो अवेलेबिलिटी, जो यूसेज है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़े लोगों। तो बीओपी और बीओटी और बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ये जरूर याद रखिएगा। इनविजिबल, जो पेमेंट मार्केट में इनविजिबल्स क्या होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं, जैसे जो व्यापार ट्रेड हो रहा है, गुड्स सामान आ रहा है जा रहा है, वो आपको तुरंत दिखाई देता है। पर कुछ ऐसा भी व्यापार होता है जो दिखाई नहीं देता, कुछ भी उसमें एक्चुअली में सामान कुछ नहीं जाता, उसमें केवल सर्विसेज जाती हैं। आपने मुझे फोन किया साहब आप मेरे लिए, मेरे पास एक अमेरिका से फोन आया, मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बना दो, कि मैंने बना के भेज दिया, उसने मुझे $1000 भेज दिए। अब इसमें एक्चुअली में ना मैं कहीं गया, ना कहीं आया, ना कोई सामान गया, ना कुछ आया, पर मेरे पास $1000 आ गए, मैंने उसको सामान दे दिया, सॉफ्टवेयर भेज दिया फोन से ही। या इसके अलावा जैसे पढ़ाई, एजुकेशन इटसेल्फ इज द इनविजिबल। अब आप लोग को मैं क्या सामान दे रहा हूँ, कुछ दे थोड़ी रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। पर कोई कहे कि भाई आपको क्या मिला, कुछ दिखाने लायक, देने लायक, आपसे कोई पूछे भाई क्या करके आया आज आप, आपको क्या मिला आज, आप बता सकते हो कि आपको क्या मिला? ज्ञान एक सबसे बड़ा इनविजिबल है, इनविजिबल। अब हम करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, पानी दे दी। हेलो सर, हाँ जी, तो अगला हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये कुछ कुछ टर्म्स है, अब इनको याद कर देते हैं जल्दी जल्दी। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ये होते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में हमारे करंट अकाउंट में
हमने जो हमें आने थे पैसे आ गए, जो हमारे जाने थे चले गए, कितने पैसे हमारे करंट अकाउंट में खाते में बचे हुए हैं, करंट खाते में, चालू खाते में हमारे पास कितना पैसा करंट में बचा हुआ है। करंट में मतलब टोटल एक्चुअली में कितना कैश बचा हुआ। अगर कोई गैप है तो उस गैप को हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये हम देश की बात करें सब बात नहीं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है। और अगर हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट है, अगर नेगेटिव चल रहा है, तो ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी पेमेंट भी नहीं कर पाओगे, आपकी बड़ी खराब स्थिति है, ठीक है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट, ये समझ आया? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट डेफिसिट। हेलो सर। बोलो। हेलो सर। सर एक बार दोबारा बता दो सर। मैं अभी समझा, इसका निचले वाला हिस्सा बता देता हूँ तो ऊपर वाला अपने आप उससे कनेक्टेड है, तब समझ। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी अदर देन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दो तरीके के खाते होते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट केवल हमारी एक्चुअल पोजीशन ये बताता है कि आपने जितने भी पैसे कहीं से भी इकट्ठे करने थे आपने कर लिए, और आपने जितने जिसको दिए थे वो दे दिए। अब जो इकट्ठे करने वाले पैसे होते हैं, इस इकट्ठे करने वाले पैसे में कुछ पैसा आपका होता है, कुछ पैसा उधार का भी होता है। मान लीजिए आपको, अब हमें, हमारे को तो 150 रुपए देने थे, मैं ऊपर पड़ा था ना कि हमें $150 देने थे। तो हमारे पास 100 ही रहे हैं, 50 कहाँ से आएंगे? 50 हम उधार लेके कर सकते हैं, या 50 हम ये भी कर सकते हैं, हम FDI करा लें, इन्वेस्टमेंट। भाई आप आओ, कोई हमारे देश में पैसा लगा दो। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है, इसमें वो ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड होती हैं, फॉरेन करेंसी की वो ट्रांजैक्शन जो, जिसमें हमें FDI या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसमें हमारे को फॉरेन आई हो, या बोरोइंग हो, या डिपॉजिट्स हो, या एक्सटर्नल असिस्टेंस और ग्रांट्स, इसमें ये पैसा इंक्लूड होता है। करंट अकाउंट में टोटल पैसा इंक्लूड होता है। करंट अकाउंट में आपके पास कुल कितना पैसा है, किसी भी सोर्स से आया हो, इसमें उधारी वाला पैसा भी आता है। और कैपिटल अकाउंट में जो उधारी वाला पैसा है वो नहीं ऐड होता। कैपिटल अकाउंट में केवल इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है, जो हमें फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स मिली हुई हैं। करंट अकाउंट में वो पैसा होगा जो हमें किसी भी सोर्स से प्राप्त हुआ हो। हमने मान लो अपनी को पूरा करने के लिए, हमारे पास कितना गैप बच गया था? 50 रुपए, ठीक है। हमारे को इंपोर्ट कितना करना था? हमने ऊपर किया था ना 50 रुपए, 150 है ना, ये वाला याद है ये? यस सर। तो ये हमारे को एक्चुअली में पेमेंट्स थे हमारे। अब ये हमारा स्थिति थी, हमें मिलने थे 100 रुपए और हमें देने थे 150 रुपए। अब हमारे रह गए -50 रुपए। अब -50 रुपए हम कहाँ से कर? हम किसी से मांग जांच के, उधार के लेके लाद के दे सकते, पर वो क्या रहेगा, वो तलवार हमारे सर पर हमेशा टंगी रहेगी। कोई ना कोई भाई हमें रहेगा कि कोई आके मांग सकता है। तो वो पैसा हम, बेशक हमारे पास डेफिसिट नहीं है, हमने पेमेंट कर दी, किसी ने मुझे 50 रुपए यहाँ लोन ले लिया, मैंने $50 का लोन ले लिया, और मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या हुआ? 0 हो गया। अब मैंने अपनी पेमेंट सारी कर दी, परंतु ये जो 50 रुपया है, 50 रुपया क्या है? ये भी तो सरदर्द है, ये भी तो देना पड़ेगा। तो खड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैंने टाल कर दी किसी तरीके से, आज का खर्च टाल लिया, पर आगे तो जब
ये भी तो वो 50 रुपए मांगेगा, प्लस 50 रुपए भी मांगेगा, 50 रुपए पे ब्याज भी मांगेगा, $50 पे वो ब्याज भी मांगेगा। भाई हर साल ये पैसा बढ़ जाएगा। मान लो मैंने 10% की ब्याज पे ये पैसा लिया, 50 रुपया लिया, हर साल 55 हो जाएगा, अगले साल 55, फिर 60 बढ़ता जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैंने अपने देश का आर्थिक स्थिति ऐसी बनाई कि हमारे देश में लोग इन्वेस्ट करने को तैयार, उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, भारत बढ़िया जगह है, यहाँ पर हैं, तो हमने अपने देश में कोशिश करके फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट करा ली, वो एफडीआई करा ली। एफडीआई है, एफडीआई पे ब्याज तो देना नहीं पड़ेगा। भाई तुमने अपना पैसा लगाया है, आप अपना व्यापार कर रहे हो, फायदा हो जाए तो आपका, नुकसान हो जाए तो भी। मैं देश को ना तो कोई ब्याज देना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। बोरोइंग तो एक शॉर्ट टर्म और रेगुलर पेमेंट है, पर हमारी ये वाली पेमेंट है, ये जो पेमेंट थी, ये इन्वेस्टमेंट थी, ये डर उस तरीके का हमारे ऊपर सरदर्द नहीं, ये एक परमानेंट हमारे देश डायरेक्ट इन्वेस्ट रखी। तो हमें अब क्या होगा, केवल हमारा जो बीओटी हो जाएगा वो केवल $10 रह जाएगा, -$10, तो हमारा वो कम हो गया। या हमें कहीं से ऐसा करते हैं कि हमारे हमारे देश के लोग बड़े या में काम की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, वहां से जाके वो कुछ पैसा हमें भेज देते हैं। $10 रेमिटेंस से आ गए, तो कितना हो गया हमारा जी, 0 हो गया, और किसी की हमारी देनदारी भी नहीं आई। ठीक है, किसी का हमारा जो कर्ज का तकाजा है वो भी नहीं आया। तो ये होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते जो या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आते हैं, या बोरोइंग से आते हैं, या डिपॉजिट से आते हैं। किसी ने हमारे देश में पैसा जमा करा दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट है, या एक्सटर्नल असिस्टेंस और ग्रांट है, किसी ने हमारी सहायता कर दी। मर्जी वो सहायता करना चाहता है तो हमारे लिए तो बढ़िया हो गया, बल्ले बल्ले। ठीक है? तो इससे हमारा जो, क्योंकि ये पैसा असिस्टेंस वाला पैसा तो हमें देना नहीं होता, ग्रांट मिला है तो वो तो देना नहीं होगा। अब करंट अकाउंट समझ आया इसके साथ में, करंट अकाउंट क्या हुआ? करंट अकाउंट ये हिस्सा है, देखो करंट अकाउंट ये हिस्सा है, ये जो जीरो दिख रहा है ना, ये हमारा है कि हमारे एक्चुअली में लेने देने के बाद कितना बचा, और ये हमारा है कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कैपिटल अकाउंट जो ग्रीन कलर का मैंने कर, ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और ये जीरो बच गया, ये करंट अकाउंट। अब मेरे करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट नहीं है, करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट नहीं है, पर डेफिसिट कहां पर है? यहां तो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो हो गया ना, हुआ है नहीं हुआ? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ यस सर। आ रही है। रही? मेरा जो करंट अकाउंट है वो तो जीरो हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। नहीं नहीं सर फ्यूचर में जो देना पड़ेगा। अब दो स्थिति है ना, या तो मैं 50, दो स्थिति थी, पहली वाली स्थिति में मैंने उधार लेके किया था, दोबारा से बना देता हूँ डायग्राम। ये दो ऑप्शन है मेरे, ये दो ऑप्शन है, दो। अब कौन सी ऑप्शन बेहतर ऑप्शन? इसमें नीली वाले का मतलब है उधार हरी, और ग्रीन वाली की मतलब है इन्वेस्टमेंट। दोनों में करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो है, डेफिसिट जीरो है, कोई डेफिसिट नहीं बचा। डेफिसिट हो जाए तो वो तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, वो तो बीपी क्राइसिस, वो तो फिर आफत आने वाली, जैसे 91 में अपने IMF वो गोल्ड देके पैसा लिया, क्राइसिस।
और मान लो हमने क्राइसिस को तो अवॉइड कर लिया, हमने पैसे तो अरेंज कर लिए किसी तरीके से, और वो अरेंज करने के भी हमारे दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीके में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50 रुपए का लिया, एक तरीके में हमने 50 रुपया उधार लिया। दोनों तरीकों में अच्छी सूरत कौन सी है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑप्शन सर। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक हमारी कोई उधार की लायबिलिटी नहीं है, तो वो इतनी जल्दी जाएगा नहीं। भाई जिसने यहाँ फैक्ट्री लगा दी, वो ऐसा तो नहीं रात रात भर कल के मैं जा रहा हूँ, सोच समझ के आया होगा हमारे देश। उधार तो हमने देना ही देना है, जो ले रखा है वो तो देना ही देना है। ये $50 तो हमें देने ही देने हैं, जबकि ये $50 जो है हमारे देश में परमानेंट टाइप के हैं, परंतु ये हमारे कैपिटल अकाउंट में खड़े रहेंगे। ये हमारे पैसे कैपिटल अकाउंट में, हमें जो हमारा वो था, जिसने उसे इन्वेस्ट किया, उसके खाते में खड़े रहेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हेलो जी सर, करंट अकाउंट में सर्विसेज भी इंक्लूड होती है? करंट अकाउंट में सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। करंट अकाउंट, हाँ, करंट अकाउंट में तो कहीं से भी कोई भी पैसा आए, सर्विसेज का भी उसमें इंक्लूड होगा। और ये जितनी बातें चल रही हैं, ये सारी बातें केवल फॉरेन एक्सचेंज के कंसर्न में हो रही हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है और जा रहा है। तो यहाँ पर प्लीज नहीं कंफ्यूज करिएगा। और कैपिटल अकाउंट में सर केवल फॉरेन से पैसे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में, जिस कैपिटल अकाउंट की बात हम कर रहे हैं, यस, इसमें जो है, इसमें सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज में ही आना चाहिए। वो फॉरेन एक्सचेंज में आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ सकता है, वो फॉरेन एक्सचेंज में आपको किसी की ग्रांट या असिस्टेंस के फॉर्म में आ सकता है, वो उस किसी भी फॉर्म में। इट शुड नॉट बी बोरोइंग, उधारी का पैसा नहीं। कौन है? ये थोड़ा सा समय दे देना भाई, मैं देख के। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग्स है, डिपॉजिट्स है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये चार चीजें। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी कि मैं कहीं गलत बता, यहाँ पे बोरोइंग भी आ जाएंगे। आपको इसके लिए बता, इसके बाद हम एक्सटर्नल से इसको अभी स्किप कर देते हैं। हम जो अगला एक्सटर्नल सेक्टर में हम बात करें, एक्सटर्नल कॉमर्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र कर रहा था कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वो होती हैं जब हमारा प्राइवेट सेक्टर, दो तरीके की बोरोइंग हो सकती है। भारत सरकार पैसा बोरो कर सकती है, हमारा कॉरपोरेट सेक्टर बोरो कर सकता है। हमारा कॉरपोरेट सेक्टर भी डायरेक्टली, यदि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है, वो विदेश से पैसा बोरो करता है, उस पैसे को हम बोलते हैं ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। इस पर जो रेट होता है, जो हम ये बात कर रहे थे, वो कितना लगेगा ब्याज दर, वो लाइबोर से लिंक्ड है। व्हाट इज लाइबोर? क्या है जी लाइबोर, बताएं। लाइबोर एक लंदन की जो कंपनी है। पूरा फुल फॉर्म बता दो बस, बाकी तो तुम बता दोगे। सर लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। वेरी गुड, लंदन इंटर बैंक ओसे ऑफर्ड रेट। वेरी गुड। अब हिंदी करने में कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लंदन जो इंटर बैंक मतलब एक दूसरे में बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक, लंदन में एक दूसरे को
बैंक एक दूसरे बैंक को देने का ऑफर्ड रेट, एक बैंक दूसरे बैंक को कितना रेट ऑफर कर रही है, वो कहलाता है लाइबोर। मैं एक बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट मी, ठीक, ये नहीं कि कोई प्राइवेट पर्सन चला गया, स्टेट बैंक प्राइवेट पर्सन को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर वो स्टेट बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो दैट विल बी कॉल्ड मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड। अगर वो स्टेट बैंक और लेट्स से HSBC बैंक है या सिटी बैंक है, ये आपस में एक दूसरे से पैसा उधार ले, तो क्या हो जाएगा, देन दे विल यूज लाइबोर। वो तो जानेंगे नहीं कि माइबोर क्या होता है, मुंबई इंटर बैंकिंग रेट। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ADR एंड GDR, ADR एंड GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी, ये इसी से जुड़ा हुआ टर्म है। ये होता है कि यदि हमारी देश की कंपनी, हमारे देश की रिलायंस कंपनी है, वो अपने लिए कैपिटल रेज करना चाहे, कैपिटल में और बोरोइंग में क्या होता है, सर कैपिटल में इन्वेस्ट की जाती है और बोरोइंग में लिया जाता है। बोरोइंग में तो पैसा उधार लिया जाता है, कैपिटल में एक तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दे के पैसा। बिल्कुल, दोनों में फर्क क्या है, बस यही पूछ रहा हूँ, दोनों में ही पैसा दिया जा रहा है, दोनों में नहीं, जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो एक जगह उसमें बोरोइंग में तो मैं दे देता हूँ, उसमें मुझे वो ये नहीं पता होता कि वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसमें ये रहता है इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ मैं। नहीं, बोरोइंग में क्या होता है, टर्म्स ऑफ पेमेंट फिक्स होते हैं। टर्म ऑफ पेमेंट का मतलब उधार लेने में, जब हम पैसा उधार लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, सभी को पता है कि क्या अंतर है। तो सर बोरोइंग में आपका जो पेमेंट टर्म है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना ब्याज में पैसा मिलेगा, ये तय हो जाता है। 10% ब्याज मिलेगा, 2% मिलेगा, 50% मिलेगा, तय हो जाता है उसी दिन देते समय, ठीक है ना। दूसरा, ये भी तय हो जाता है कि आप कितने टाइम बाद दे दोगे, क्या आप मुझे साल भर बाद दोगे, 2 साल बाद दे दोगे। तो बोरोइंग में ये दोनों चीजें, पेमेंट टर्म्स डिसाइड हो जाते हैं, परंतु इन्वेस्टमेंट में इनमें से दोनों में से कोई चीज तय नहीं होती। हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट आपने करी 100% बढ़ जाए, आज आपने 100 लगाए कल 2, ये भी हो सकता है कि आज आपने 100 लगाए कल 50 रह गए। इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग में दोनों में। इसी के वजह से मैं ऊपर वो जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे लॉजिक, मेरे थॉट प्रोसेस से कनेक्ट नहीं हो रहा। अकाउंट का मतलब है जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाए। बोरोइंग आर नॉर्मली नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। बोरोइंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है, बोरोइंग एक फिक्स लाइबिलिटी होती है, भाई ये हमने उससे पैसा लिया हुआ है, ये हमें देना है, वो चाहे हमें कहीं से भी देना पड़े, हमें देना पड़ेगा। वेयर जब इन्वेस्टमेंट होती है तो हमें वैसी लाइबिलिटी नहीं होती, भाई जो उसमें से रिटर्न आएगा वो तुम्हारा। मान लो प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो गया तो आपको हो सकता है 50% का भी रिटर्न मिल जाए, हो सकता है प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको 2% का भी प्रॉफिट ना मिले। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ऐसे ही है, यदि हमारा प्राइवेट सेक्टर बाहर से बोरो करता है, पैसा उधार ले रहा है, अब कहलाएगा कॉमर्शियल बोरोइंग। इसी के स्थान पर यदि वो कैपिटल रेज करता है, वो कहता है कि जी आओ हमारी रिलायंस कंपनी में लगाओ, रिलायंस कंपनी दे सकती है, इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, और वो आपके उसमें एग्री कर जाते हैं, तो हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स वहां जाकर कैपिटल को रेज कर सकते हैं, और वो कहलाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और दूसरा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो डिपॉजिटरी वाले लोग होते हैं वो शेयर के जैसे होते हैं, बस एक ही अंतर है, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है,
डिपॉजिटरी को रिपोर्टिंग राइट नहीं होता। शेयर होल्डर की हिस्सेदारी होती है, मालिकाना, यहाँ पर हिस्सेदारी डिपॉजिटरी उसकी नहीं होगी। इसी का एक और उल्टा होता है, वो है ग्लोबल डिपॉजिटरी। शायद यूरोप के लिए हम उसे बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी, तो उसे हम GDR बोलते हैं, और जी। तो अभी के लिए यहीं पर पॉज करते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, छोटा सा है, तो हम कल करेंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर।